जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी आरआरबी एएलपी के लिए जो कि हाल ही में 10 दिन के बाद एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए सीवीटी 1 के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट है, जहां हम लगभग 60 मिनट में उन 75 क्वेश्चनों को, जैसा कि अपना पैटर्न है 60 मिनट में 75 क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी क्वेश्चनों को हम एकदम मॉक की तरह ही कवर करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट उन सब के लिए है जो भी सीरियस एस्पिरेंट है आरआरबी एएलपी के लिए। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लास्ट में कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बने और क्या रहा आपका स्कोर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉट डॉट अणु में हैलोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है। तो हैलोजन समूह आपके कौन से होते हैं, कमेंट करके बताना। समूह 17 जो है ना, वहाँ पे हैलोजन वो होते हैं आपके जो भी तत्व हैं। तो यहाँ पे बताना है कि इनका इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण कैसा होता है। तो याद रखना है ये हमेशा विद्युत ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? विद्युत ऋणात्मक। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है। अब जो चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की आपकी यूनिट पूछा है, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड की 2 यूनिट होती हैं। एक यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ए फॉर एम्पियर, और इसी को अपन टेस्ला भी बोलते हैं क्योंकि निकोला टेस्ला का बड़ा योगदान है चुंबकीय क्षेत्र में, इसलिए उनके नाम पे, सरनेम पे टेस्ला भी इसकी यूनिट है। ठीक है, और साथ में न्यूटन मीटर पर एम्पियर भी इसकी यूनिट है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या फिर मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से भी कम है। तो याद रखना कि 2011 की जो जनगणना हुई थी, सबसे कम लिंगानुपात जो पाया गया हरियाणा की तरफ पाया गया है, और ये 900 से भी कम था, 840 या 50 करके कुछ था। ठीक है, नेक्स्ट है डॉट डॉट समूह कि पौधों को प्रायः शैवाल कहा जाता है। तो शैवाल है क्या? तो याद रखना जो भी थैलोफाइटा समूह होते हैं, कौन से समूह? थैलोफाइटा, इनके जो पौधे होते हैं इन्हें हमेशा शैवाल कहते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घंटा धातु। घंटा धातु में SN और डॉट डॉट होता है। याद रखना घंटा धातु जो है ना, SN बोले तो यहाँ पे टिन को अपन SN से डिनोट करते हैं, और साथ में इसमें कॉपर होता है। याद रखना जो घंटी वगैरह बजती है ना, उसमें कॉपर और टिन होता है। ठीक है, तो SN + Cu हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लॉजिकल है, और इस तरह के 3-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आपको समझना है और बहुत लॉजिकल तरीके से करना है। क्वेश्चन क्या बोलता है? तो क्वेश्चन बोलेगा कि यहाँ पे कुछ कथन दिए होंगे और कुछ पूर्व धारणाएँ दी होंगी, और कथन को पढ़ के और पूर्व धारणाओं से आपको हिसाब लगाना है कौन सी पूर्व धारणा निहित है, नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अपन कथन पे ही आ जाते हैं। कथन क्या है कि विद्यालय की इमारत खराब स्थिति में है, इसकी तत्काल मरम्मत और पुताई की आवश्यकता है। यानी विद्यालय खराब है, इसकी मुरम्मत और पुताई की आवश्यकता है। अब पूर्व धारणाएँ क्या हो सकती हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में तब सुधार नहीं किया जा सकता जब तक विद्यालय की इमारत मरम्मत न की। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यालय की मरम्मत से कोई विशेष संबंध नहीं है। ठीक है, अगला है कि कार्यालय की मरम्मत, इमारत की मरम्मत और पुताई के लिए धन की आवश्यकता है। तो सीधी सी बात है, धन की आवश्यकता तो है ही, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि शीघ्र इसकी ज़रूरत है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताओ। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ना तो कथन 1, यानी ना तो कथन पूर्व धारणाएँ 1 न 2, यानी दोनों निहित नहीं है। क्यों नहीं है? कारण है, कार्यालय की मरम्मत और पुताई के लिए धन की आवश्यकता है, क्योंकि देखो आवश्यकता तो है, लेकिन आपका धन वाला कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा। हो सकता है कि धन पहले से वो मैनेजमेंट की चीज़ें हों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना तो कथन 1 और ना तो 2 होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। किस संख्या का 25% 50 है? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एएलपी सीवीटी 1 में, इसलिए घबराना नहीं है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है किस संख्या का 25% 50 है। हमें संख्या नहीं पता, हम x मान लेते हैं। माना वो संख्या x है, तो x का 25% कितना है? 50 है। ठीक है, तो x का 25% यानी 25/100 कर दो, बराबर कितना है? 50 है। अब x की वैल्यू निकाल लो, ये काट दो, 25 चौको 100। अभी 4 उधर चला जाएगा तो 50 गुणे 4 हो जाएगा 200, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 200। यानी 200 का जो है 25% कितना होगा? 50 होगा, तो 200 राइट आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको दिखने को मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, हार्ड, तीनों लेवल के हमने यहाँ पे क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों में डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो स्थानीय निकाय दो तरह के होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को ग्राम पंचायत बोलते हैं और शहर वाले क्षेत्रों में होता क्या है, तो इनमें से नगर पालिका हो जाएगा, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब होता है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आदि कैलाश पर्वत डॉट डॉट राज्य में स्थित है। तो कैलाश पर्वत है कहाँ, आदि कैलाश पर्वत। तो याद रखना आदि कैलाश पर्वत जो है ना उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में याद रखना हमेशा सोलर कुकर में कौन सा दर्पण यूज होगा, क्योंकि सोलर कुकर में सन की जो लाइट है ना डायरेक्ट आपको ज़्यादा लेनी है एकदम समांतर बीम पे, तो हमेशा अवतल दर्पण यूज करोगे। अवतल दर्पण होता कैसे, कुछ इस तरह से अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और ये होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आपका प्रकाश आएगा तो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए अपन अवतल दर्पण यूज करते हैं, उत्तल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो जो हाइड्रोजनीकरण है ना, वनस्पति तेल डालडा वगैरह सब ने खाया होगा, तो इसमें आपका हाइड्रोजनीकरण के लिए यूज जो करते हैं ना अपन निकिल धातु का करते हैं, तो निकिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसे भी एक दो क्वेश्चन आपको दिखने को जरूर मिलेंगे कि अक्षरों और प्रतीकों और संख्याओं की व्यवस्था दी रहेगी और इसमें से आपको अध्ययन करके ये बताना है, ये आपकी व्यवस्था है पूरी, अक्षर प्रतीक संख्याएं, इसमें अध्ययन करके ये बताना है कि जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब देना है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था जो है दाएं छोर से 14वें के दाएं 9वां है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है अपने पास। सिंपल ट्रिक ये है, या तो लेफ्ट होंगे या तो राइट होंगे। कैसे अपन करेंगे, सबसे पहले दाएं दाएं एक तरफ और बाएं बाएं एक तरफ कर लो। अब देखो दाएं छोर से 14वां कह रहा है, नहीं राइट तरफ से सबसे पहले इसने 14 की बात की है, फिर आगे बोला है के दाएं। अब दाएं दाएं दो बार है, फिर से राइट है, उसके भी दाएं 9 है। तो जब कभी भी समान दिशा आ जाए, दाएं दाएं आ जाए, तो आप क्या करोगे, घटा दोगे। अगर आपका लेफ्ट राइट होता है, यानी कि आपका एक राइट और एक लेफ्ट होता, तब दोनों को जोड़ देते। ठीक है, अब ये दोनों समान है, दाएं दाएं बात करा, दोनों को आप घटा दो। 14 में अगर 9 चले गए तो 5 आएगा। ठीक है, 5। लेकिन अब काउंट कहाँ से करोगे, तो काउंट आपको वहीं से करना है जहाँ से आपको शुरुआत हो। तो शुरुआत दाएं से हुई है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, दाएं से, तो राइट से ही शुरू करोगे, यानी दाएं से 5वां बता दो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ पा रहे होगा। तो दाएं से क्या है, दाएं इधर से 5वां, 1 2 3 4 5, 5वें में क्यू है, तो क्यू ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो अपने तरीके से करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल ही चाहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि श्री ठाकरे अपने घर से पार्क में टहलना शुरू किया, वह 7 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है। अब सबसे पहले बना लेता हूँ, देखो कैसे ये गया, यहाँ पे था, मान लो ये 7 मीटर पूर्व की ओर गया, ये ईस्ट होता है, 7 मीटर गया। अब कह रहा है फिर 9 मीटर अपने बाईं ओर दौड़ता है। इमेजिन करो अगर आप पूर्व की ओर हो तो आपका बायां और दायां कहाँ होगा, तो बायां तरफ पूर्व की ओर हो तो उत्तर की ओर बायां होगा और दक्षिण की ओर दायां होगा। तो 9 मीटर ये किधर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा, तो 9 मीटर इसको भेज दो। अब कह रहा है कि फिर वह अपने दाईं ओर 6 मीटर दौड़ता है। अब यहाँ से दाईं ओर किधर, यानी पूर्व हो जाएगा दायां, इमेजिन कर लो अपना, दाईं ओर 6 मीटर दौड़ लिया। अब कह रहा है कि फिर उत्तर की ओर 11 मीटर दौड़ता है, यानी फिर ऊपर चला गया, किधर चला गया, ऊपर 11 मीटर चला गया। फिर वह पश्चिम की ओर 13 मीटर दौड़ता है, तो पश्चिम की ओर 13, यानी 9 ये था तो 9 यहाँ पे दौड़ लेगा और फिर 4 और जोड़ेगा। ठीक है, तो 13 यहाँ पे आ गया। ठीक, अब बोल रहा प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर है। ठीक है, सिंपल सी बात पूछ रहा है। एक काम करता हूँ, इसको मिटा के फिर से बनाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम थी, रुको फिर से कर देते हैं अपन। सबसे पहले क्या कर रहा है, 7 मीटर पूर्व की ओर दौड़ता है, तो यहाँ नीचे से शुरू करते हैं अपन। 7 मीटर इसको दौड़ा दिए पूर्व की ओर। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 9 मीटर अपने बाईं ओर। अब 9 मीटर इसका मान लो ये हो गया क्या, बाईं ओर हो गया। अब कह रहा है कि अपने दाईं ओर 6 मीटर दौड़ता है, तो दाईं ओर इधर होगा, इसका 6 मीटर दौड़ा दिया। अब कह रहा है फिर उत्तर की ओर 11 मीटर दौड़ता है, तो 11 मीटर मैंने उत्तर की ओर इसको दौड़ा दिया। अब कह रहा पश्चिम की ओर 13 मीटर दौड़ता है, तो यहाँ से पश्चिम की ओर 13 मीटर गिनना। देखो 9 मीटर तो यहाँ तक आ जाएगा क्योंकि नीचे वही है। अब 9 के आगे अगर आप जाओगे तो 4 मीटर और जाओगे तो यहाँ पे आ जाओगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले डिस्टेंस ये 4 होगा और ये 9, तब टोटल 13 हो जाएगा। अब यानी आपका ये 7 था, यानी कि 3 अभी भी आप बचे हुए हो, इस तरह से कुछ। ठीक है, तो 3 आपकी ये डिस्टेंस बची हुई है और साथ में शुरुआत आपने यहाँ से की थी, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो आप निकाल के बता दो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना
9 है, 7 है, 13 है, ठीक है। तो 6 यहाँ से आया और हाँ, एक सेकंड, अच्छा ये 6 है, ठीक है ठीक है ठीक है, 6 है और 9 6 15 है, ठीक है। 13 ये एक्चुअल यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए एक्चुअल 7 शुरू स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर आ जाएगा। क्योंकि देखो ये वाली आपकी डिस्टेंस कितनी है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली डिस्टेंस आपकी मिलेगी 7, ठीक है। ये आपकी 7 है, शुरू में गया, फिर यहाँ 6 गया, अगर कंप्लीट कर दोगे तो 7 6 13, यानी 13 पे ही आ गया, यानी इसकी वर्टिकल डिस्टेंस बस निकालना है। तो अगर देखो तो ये एक बार यहाँ से यहाँ तक 9 गया और फिर 11, तो 11 9 20, तो इसका 20 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हम थोड़ा सा समझा नहीं पा रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करना, दोबारा अपन समझ लेंगे इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में गेट को ये कहा जाता है और आइडियली को ये कहा जाता है, जो भी लिखा है, और उसी भाषा में मिल को क्या कहेंगे, यानी एनोलॉजी वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले गेट का देख लो हो क्या रहा है। अगर अपन गेट को समझते हैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ GATE गेट है, ठीक है। और फिर है JOFB, ठीक है, JOFB। अगर आप ध्यान से देखो तो इनके बीच क्या रिलेशन बन रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो प्लस -5 +5 -5 +5 हो रहा है, लेकिन उल्टा करके हो रहा है। कैसे हो रहा समझो, देखो अगर अपन G से इस B में जाते हैं लास्ट वाले में उल्टा, तो कितना हो रहा है, तो आप कहोगे कि अगर G से अपन B में जाए ना तो -5 हो रहा है। कितना हो रहा है, -5 हो रहा है उल्टा करके, ठीक है। फिर अपन A से अगर F में जाएँ तो +5 हो रहा है, B C D E F यानी +5 हो रहा है। फिर अपन T से अगर किस में जाएँ, O है, तो यानी कि -5 फिर से हो रहा है, P Q R S T, ठीक है, -5। फिर F से अगर आप J में जा रहे हो तो +5 हो रहा है। यानी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अगर गेट जो है वहाँ से यहाँ जा रहे हो तो G से अगर आप B में जा रहे हो, लास्ट तरफ से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले -5 होगा। फिर A से F में जा रहे हैं तो +5 होगा। फिर आपका T से अगर O में जा रहे हो फिर -5 होगा। फिर E से J में जा रहे हो तो +5 होगा। यानी -5 +5 -5 +5 का क्रम बन रहा। यही क्रम आपको बना देना है किसमें, मिल्क में। कैसे बनाओगे, देखो MILK, ठीक है, मिल्क है। अब सबसे पहले -5 पीछे तरफ से करेंगे -5, तो M में अगर -5 जाओगे ना तो क्या आ जाएगा पीछे की तरफ, बताओ ज़रा। तो M से अगर -5 जाओगे तो सबसे पहले H आएगा, क्योंकि H ही तो होता है, HIJKLM, ठीक है। फिर I से -5 हो गया, +5 जाओगे तो +5 क्या होगा, JKLMN, यानी कि यहाँ N आ जाएगा। अब लास्ट में देखो NH कहाँ है, तो NH केवल ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यहीं से आप उठा सकते हो, पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 PGNS। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास पर आधारित ऊर्जा कहा जाता है। स्थिति पर आधारित ऊर्जा है तो स्थितिक ऊर्जा बोल दो, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब 11 का विभाज्यता नियम आपको पता होना चाहिए। देखो 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या की अगर ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को अगर आप अलग अलग कर लो, योग कर लो उनका, तो या तो 0 हो या 11 हो या 11 का गुणज हो। कैसे समझो, अगर मैं पहले ऑप्शन को उठाता हूँ तो लिखा क्या है, 15 16 है। अगर 15 16 के ऑड प्लेसेस को देखता हूँ, यानी विषम स्थानों को देखता हूँ, तो 1 है, फिर 1 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर सम स्थानों को देखें तो 5 है + 6 है, ठीक है, सम स्थान है तो 11, तो 11 और 2 के बीच डिफरेंस कितने का, 9 का है। यानी ये आपका आंसर नहीं होगा। डिफरेंस जो है ना, ऑड प्लेसेस का योग और इवन प्लेसेस के योगों का या तो 0 हो या तो 11 हो या 11 का गुणज हो, तो पहला नहीं होगा। अब 14 वामन देख लेते हैं। 14 वामन के ऑड प्लेसेस को देखो तो 1 + 5 6 हो जाएगा, और इवन प्लेसेस को 4 + 2 6, यानी 6 और 6 के डिफरेंस 0 का है। अब नियम अपना यही कहता है तो 0 आना चाहिए डिफरेंस, या 11 गुणज। अब 0 आ गया, इसका मतलब राइट आंसर 14 वामन ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, 11 से विभाज्य। क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। देखो 14 वामन को अपन, एक सेकंड रुकना, हाँ 14 वामन को अपन एक काम करते हैं, 14 वामन को अगर 11 से काटेंगे ना, काट के देखो तो 11 एक कम 11 हुआ, 3 बचा, यहाँ आया 11 3 33, 2 बचा, 22 11 2 22, पूरा कट गया, 132 आ गया। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार था तो 30 दिसंबर 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट 30 दिसंबर 2015 पे ही आ जाओ, ठीक है। डायरेक्ट इसी का अपन ऑड डेट से क्या करेंगे, कैलेंडर वाला क्वेश्चन है, निकाल लेंगे। अब ऑड डेट जो विषम दिन का कॉन्सेप्ट है ना निकालने का, वो सिंपल है, समझो। सबसे पहले आपके पास लिखा क्या है, 30 दिसंबर 2015 है, तो सबसे पहले आप 30
सबका अलग अलग, दिन का ऑड डे अलग निकालोगे और मंथ का ऑड डे अलग निकालोगे और 2015 यानी ईयर का ऑड डे अलग निकालो। कैसे निकालोगे समझो, 30 दिसंबर है तो ऑड डे मंथ का 30 आ जाएगा, जितना हो उसी को ले लो, ठीक है, जितने आपके दिन हो। अब दिसंबर में आ जाते हैं, दिसंबर में ऑड डे पता करने के लिए आपको जनवरी से शुरू करना पड़ेगा। जनवरी से शुरू करते हैं तो जनवरी में विषम दिन समझ रहे हो, विषम दिन का मतलब ये होता है कि जो 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बच जाए। सिंपल सी बात है, अगर जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना कितने दिन का होता है तो आप बोलोगे 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। अगर उसको आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौको 28 होता है, यानी 3 आपके विषम दिन यानी ऑड डे बच गए। इसलिए जनवरी के लिए हम 3 दिन जोड़ लेंगे, ठीक है। फरवरी में आओ और 2015 की अगर फरवरी लोगे ना तो उसमें 28 दिन होते हैं और 7 चौको 28 पूरा पूरा कट जाएगा तो विषम दिन आपके 0 आएंगे। इसी तरह से मार्च में आओ तो 31 दिन होते हैं यानी विषम दिन 3 बच गए, अप्रैल में 2 हो गए, मई में 3 आ गए, जून में आपके 2 हो गए, जुलाई में कितने हो गए, जुलाई में 3 हो गए, अगस्त में 3 हो गए। अब सितंबर का इधर लिख देता हूँ, सितंबर में 2 होते हैं, अक्टूबर में 3 होते हैं, नवंबर में 2 होते हैं। अब दिसंबर का तो मैंने 30 दिन ले लिया तो दिसंबर का लेना ही नहीं है। तो इतने ऑड डे आपके आ गए मंथ वाले, ठीक है। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं ईयर में। तो ईयर में जब आओ ना, 2015 है तो एक इससे घटा के लोगे, 2014 कर लो। क्यों कर लोगे, क्योंकि 2015 के ऑड डे तो अपन ने गिन ही लिए, जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरा गिन ही लिए, तो 2015 को गिनना है नहीं, अब 14 तक गिनना है। 14 तक करने के लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है समझो, ऑड डे जो है ना हर 400 साल में 0 हो जाता है, यानी विषम दिनों की संख्या 0, और कैलेंडर जो है ना हर 400 साल में अपने आप को रिपीट करता है। यानी कि अगर मैं 400 गुणे 5 करूँ तो होता है 2000, यानी 2000 तक जो आपका सन है ना इसमें ऑड डे 0 आएंगे। 2000 तक की कोई लेना ही नहीं है कुछ आपको। अब केवल 14 बचा, 2015 में से अगर 14 किए तो 14 साल बच गए, 14 साल बचे तो 14 साल में आपका 14 ऑड डे आएगा। क्यों आएगा 14, आपको पता होना चाहिए। एक साल में 365 दिन होते हैं अगर साधारण वर्ष है, अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे तो एक शेष बचेगा। इसीलिए मैंने बोल दिया है कि 14 साल में 14 शेष आएंगे, क्योंकि एक साल में अगर एक है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ 14 साल में कुछ आपके लीप वर्ष भी तो होंगे, और लीप वर्ष हर 4 साल में एक बार आते हैं। तो 14 साल में 4 3 12 यानी 3 लीप वर्ष होंगे, तो 3 आपके एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, क्योंकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा ऑड डे जुड़ जाएगा। अब पूरे ऑड डे को आप जोड़ लो, पूरे ऑड डे कितने हो गए जोड़ लेते हैं। देखो कितने हो गए, 14 3 17 ये हो गए, और 17 30 यानी 30 जैसे 40 थे 47 ये हो गए, और साथ में इन सबको जोड़ लो जो मंथ वाले हैं। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 2 21 3 24 2 26 ये हो गए, और आपके 47 ये थे, तो 47 और 26 कितने हो गए, 47 10 57 10 67 और 6 73, तो 73 दिन हो गए टोटल। अब 73 दिन को 7 से डिवाइड फिर से कर दो तो ऑड डे मिल जाएगा। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 दाम 17 3 मिला, तो ओवरऑल इतनी मोटी कैलकुलेशन का जो आंसर आया ना, ऑड डे आया यानी विषम दिन आया 3 आया। अब यहाँ पे समझो अपने पास विषम दिन कितना आया, ऑड डे कितना आ गया, 3 आ गया, 3 दिन। अब कोड यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, ठीक है। और शुरुआत अपन किससे करेंगे, मंडे से, मंडे। अब मंडे को कोड नंबर 1 देते हैं हमेशा, और ट्यूसडे को कोड नंबर 2, और वेडनेसडे को यानी बुधवार को कोड नंबर 3, ऐसे ही बढ़ता जाता है आगे, ठीक है कोड। तो मंडे से शुरुआत करेंगे, 1 नंबर देंगे। अब ऑड डे कितने हैं, 3 आए हैं, तो 3 किस में होता है, तो बुधवार में होता है 3, यानी वेडनेसडे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा मैंने समय इसलिए लिया है क्योंकि ताकि आप कॉन्सेप्ट भी समझ पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 4/9 है तो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज के दर के बराबर है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का है। कैसा बोल रहा है, सबसे पहले जो रेशियो दिया है उसी पे अपन उठाना शुरू करेंगे। क्या बोल रहा है कि कोई राशि है जिस पे साधारण ब्याज क्या है, 4/9 है, 4/9 यानी कि 9 आपका मूलधन है। क्या है, मूलधन आपका 9 दिया है, तो उस पे ब्याज कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो 9 पे ब्याज कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। बात तो यही बोल रहा है। अब पूछा है दर बता दो, तो दर कैसे बताओगे, सिंपल चीज़ें हैं। दर बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेता हूँ। दर यानी 4 आ जाएगा, तो साधारण ब्याज आपका 4 होगा, और साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 सबको पता है साधारण ब्याज का फार्मूला। अब मूलधन यहाँ पे क्या है 9 है, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। दर कितना है, दर अपन को पता नहीं है तो x मान लेते हैं, निकालना है। और साथ में समय को भी x मानोगे, इसलिए मानोगे क्योंकि क्वेश्चन को अगर देखो ध्यान से तो बोल रहा है कि वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज की दर बराबर है, तो समय भी x होगा और दर भी x ही हो जाएगी। साधारण ब्याज का फॉर्मूला यही तो होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100, तो बटे 100 कर दो। अब साधारण ब्याज 4 दिया है इसलिए 4 भी लिख दिया, तो x की वैल्यू निकाल लो, वही आपका दर हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकालोगे समझो, इस 100 को उधर ले जाओ तो ये 400 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 400, और इस 9 को नीचे ले जाओगे बटे 9 बराबर x स्क्वायर आ जाएगा, x 2 बार है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का अंडर रूट कर दोगे, कर दो, तो आपको पता है 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है और 9 का 3, यानी 20 बटे 3 आ गया बराबर x। काट दो, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6.66 कुछ आएगा इंटरेस्ट, यानी कि आपका रेट। तो 6.66% क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर हो गई। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है और आई होप आपको क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं कि एक वस्तु का त्वरण जो है ना ज्ञात करना है जब आपका समय दिया हो और साथ में 25 मीटर से 30 मीटर तक त्वरित हो रहा है। देखो जो दिया है अपन लिख लेंगे। आपको पता है त्वरण a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी होता है, ये पूरा फार्मूला। इस फार्मूले के लिए आपके पास दिया क्या क्या है देख लेते हैं। a बराबर, अब v क्या होता है, अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड दिया है। प्रारंभिक वेग u होता है, यानी 25 मीटर दिया है तो माइनस 25 कर दो फार्मूले के हिसाब से। t यानी 10 सेकंड का समय दिया है तो 10 कर देते हैं, तो कितना आ गया, a बराबर 30 में अगर 25 चले गए तो 5/10 बचा। अब 5/10 को क्या बोल सकते हो, अगर आप बोलना चाहो तो 0.5 भी लिख सकते हो कैलकुलेट करके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है त्वरण। तो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि गति क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे समय, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। रख दो, स्पीड बराबर डिस्टेंस 250 मीटर है और टाइम 12 सेकेंड है, 250/12 कर दो। तो 250 जब 12 करोगे ना तो कितना आएगा आपका, 250/12 तो अपन ने किया, लेकिन ये किलोमीटर पर घंटा में है, लेकिन अपन तो मीटर पर सेकंड में है। तो याद रखना कि जब कभी भी मीटर पर सेकंड में हो और इसको किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है ना तो 18/5 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 18/5 का। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाना है तो 18/5 का गुणा करोगे। अगर किलोमीटर पर घंटे से अगर मीटर पर सेकंड में उल्टा बदलना है तो 5/18 गुणा करोगे, जस्ट अपोजिट कर दोगे। तो यहाँ पे 18/5 का गुणा होगा क्योंकि अपन को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है। तो काट दो अब, तो 25 और ये 50 आ गया और ये 6 दूनी 12, 6 18। अब ये कटेगा तो 2 25 यानी 75 आएगा। काट पीट के देख लेना, 75 किलोमीटर पर घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन रेशियो प्रपोर्शन के ऐसे देखने को जरूर मिलेंगे, समझते हैं। देखो बोल रहा 12m बराबर 18n बराबर 21p, तो mn p का रेशियो बताना है। तो कैसे बताओगे, सिंपल है। देखो सबसे पहले m और n का बता दो, तो इसको कैसे करोगे, देखो आपके पास है 12m बराबर 18n, तो ऐसे कर लो m/n बराबर हो जाएगा 18/12। क्यों हो जाएगा 18/12, सिंपल सी बात है, पक्षांतर कर ले रहे हैं अपन इन दोनों में से, ठीक है। तो m/n आ गया। अब m/n आ गया, अब n और p का निकाल लो। n और p के लिए 18n बराबर 21p पे फोकस करो। तो कैसे निकलेगा, देखो n/p अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 21/18, ठीक है, आ गया। अब जब चीज़ें आ गई तो कोई भी रेशियो आपको बताना है तो बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखो चाहो तो पहले आप काट भी सकते हो, यहाँ से काट देता हूँ। 3 छंग 18, 3 चौको 12 और कट जाएगा, हाँ 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, यानी 3/2 आ गया आपका। क्या आ गया, m अनुपाते n क्या आ गया, 3/2 आ गया कट के, और n अनुपाते p भी कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, हाँ n अनुपाते p कटेगा इससे 3 से, 3 सते 21, 3 छंग 18, यानी 7/6 आ गया। यानी कि आपको ये रेशियो मिला। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना तो m/n/p निकालने के लिए मैं आपको एक अलग तरीका बता रहा हूँ। तरीका सेटिस्फाई करके भी है, n को इक्वल कर लो, लेकिन दूसरा तरीका देखते हैं अपन। देखो m n और p है, ठीक है, इनका रेशियो बताना है। सबसे पहले रख दो, m क्या है 3 है, यहाँ पे तो 3 रख दिया मैंने। n क्या है 2 है, 2 रख दिया, 3/2। अब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे जब बढ़ रहे हैं तो फिर से n मिल रहा है, तो अगला वाला n इसके n नीचे आ जाएगा,
2 एक बार ले लिए थे, इसके नीचे आ जाएगा। अब P जो है दूसरे स्टेप में है 6 है, तो यहाँ रखेंगे ना कि यहाँ, क्योंकि दूसरे स्टेप में है। अब यहाँ पे फिल कर देंगे जो आपकी जगह बच गई है पास वाले को लेके। इसके पास क्या है 7 है, तो यहाँ 7 लिख दो, और इसके पास क्या है 2 है ऊपर, तो 2 लिख दो। अब सबका इंटू कर दो। कैसे कर दो, देखो ऐसे इंटू कर दो। 7 त्रिक 21, ये 21 हो जाएगा। 7 दूनी 14, ये 14 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा। 21 14 12, तो 21 14 12 ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा MNP का। तो ये तरीका सबसे सिंपल लगा मुझे, ठीक है। बाकी तरीके भी हैं करने का। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क चैन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे कि 12 श्रमिक 10 दिनों में 2400 रुपये कमा सकते हैं, तो 6 दिनों में 6 श्रमिक कितना कमाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हो। देखो इसको करने के लिए आपके पास दिया क्या है कि श्रमिक कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। 12 हैं, कितने दिनों में, M1 D1 10 दिनों में करते हैं। और कितना काम है, यानी W1 वर्क आपका 2400 रुपये 2400 रुपये का होता है, ठीक है। अब 6 दिनों में 6 श्रमिक हैं, तो 6 गुणे 6 बराबर हो जाएगा। और x यानी कि कितना आपका काम करेंगे, x ही तो निकालना है। तो कैसे करोगे, सिंपल है। x करने के लिए पक्षांतर कर दो, तो x आपका इधर जब आएगा तो आपका ये 6 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2400, और बटे 12 गुणे 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। पक्षांतर करते आई होप आता होगा। 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, ये 0 से 0 कटे तो 24 तिहाई 72 और 0, यानी कि आपका 1 0 यहाँ पे ज़्यादा ले लिया है मैंने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा आपका 720 होगा, ठीक है। तो 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे से पद से उसी प्रकार संबंधित है जिससे दूसरा और पहले से, यानी कि रेशियो में दिया है। एनालॉजी वाला ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको तो अपन इजीली समझ सकते हैं। देखो अगर इन दोनों का अपन देखें क्या हो रहा है, तो देखो लिख देता हूँ CRAW, और ये क्या है आपका DZIX है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो C से X क्या हो रहा, अपोजिट हो रहा है, लेकिन उल्टा होकर अपोजिट हो रहा है। चेन्नई एक्सप्रेस, C से X इसका अपोजिट है, फिर R से I अपोजिट है, A से Z अपोजिट है, W से D, यानी सब अपोजिट हैं एक दूसरे के, लेकिन उल्टे क्रम में है, पीछे से हैं। इसी तरह से मॉक का भी बना लो तो अपोजिट, M का क्या होगा, N होता है अपोजिट, लेकिन पीछे लिखोगे। फिर O का क्या होगा, O का L अपोजिट होता है, फिर C का X होता है, और K का क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, यानी PXLN, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, PLXN, यानी अपोजिट करके लेकिन उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेरिबेलम का संबंध है। सेरिबेलम क्या है, अपने पश्च मस्तिष्क में एक क्या होता है, भाग है सेरिबेलम मस्तिष्क का। तो इसका संबंध किसका है, इसका फंक्शन क्या है, आपको ये बताना है। तो ये पेशी गतिविधि जो है ना, इसका समन्वय करता है। क्या करता है, जो आपके मसल्स की रिफ्लेक्शंस हैं इनका समन्वय करता है, ठीक है, सेरिबेलम। नेक्स्ट है, फेफड़ों का अपशिष्ट आयतन होता है। तो फेफड़े जो है ना उसका अपशिष्ट आयतन क्या है, फेफड़ों का काम क्या है, सांस को भरना, ऑक्सीजन को, और बाहर CO2 को निकालना, यही होता है। लेकिन अपशिष्ट आयतन, अपशिष्ट कब होगा, जब CO2 को बाहर निकाल दो तब भी कुछ CO2 बची हो, वही अपशिष्ट हो जाएगा। तो देखो वायु का वह आयतन जो निश्वसन के बाद फेफड़ों में रह जाता है उसी को अपशिष्ट आयतन बोलते हैं। निश्वसन मतलब क्या, CO2 को बाहर निकालना निश्वसन है, और श्वसन क्या है, O2 को शरीर के अंदर लेना। तो वायु का वह आयतन जो निश्वसन यानी CO2 को निकालते समय कुछ बच जाए, वही आपका क्या होता है, अपशिष्ट आयतन होता है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे सबसे, यानी ये भी आपका क्या है, एनालॉजी का। जिस तरह गुगली का संबंध क्रिकेट से, अब गुगली क्या होती है, गेंद होती है क्रिकेट में। गैम्बिट का संबंध बताना, तो गैम्बिट शतरंज में होता है। शतरंज की एक ऐसी चाल है गैम्बिट, जिसमें आपको अपने मोहरों को कुर्बान कर देते हो ताकि अपने राजा को बचा पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासनिक भाषा क्या है। दिल्ली सल्तनत जो है ना, जिसमें आपके सैयद हो गए, गुलाम हो गए, ये सब वंश थे, तो उनकी भाषा क्या थी, तो फारसी भाषा यूज करते थे। कौन सी भाषा, फारसी। तो फारसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों के हेड लैंप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो कारों का जो हेड लैंप है ना, यानी कि हेड लाइट है, वहाँ पे हमेशा अवतल दर्पण तो होगा, लेकिन परवैलिक अवतल दर्पण होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आपका मैथ का क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 1488 रुपये अंकित मूल्य वाले ट्रॉली बैग को 25% छूट दी और 20% का लाभ कमाया। तो ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य यानी CP बताना है। देखो इसने 1488 रुपये क्या किया, अंकित मूल्य अंकित किया, ठीक है।
और उसमें आपका 25% की छूट दी है। तो सबसे पहले अपन सेलिंग प्राइस ही निकाल लेते हैं। देखो 1488 में अगर अपन 25% निकाल दिए तो 75% जो बचेगा वही तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 तेईं 12, 4 सत्ते 28, 372 गुणे 3। अब 372 गुणे 3 आप करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 1116। कितना आएगा, 1116। यानी आप बोल सकते हो कि सेलिंग प्राइस क्या इसकी थी, 1116 थी। अब सेलिंग प्राइस पे ये 20% का लाभ भी कमाता है तो सीपी बताना है। तो सेलिंग प्राइस में अगर 20% का लाभ कमा रहा है तो सीपी निकालने के लिए कैसे निकालोगे, 1116 जो होगा ना अपने आप में 120% के बराबर होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि अपन जो बेच रहे हैं 1116 में वो आपका 20% लाभ लेने के बाद बेच रहे हैं। तो 100 क्रय मूल्य 100 होगा, 100 में 20 जोड़ोगे तो ये 120% की वैल्यू होगी। यानी कि 1116 में अगर 120 को डिवाइड कर दूं तो 1% की वैल्यू आएगी, और इसी में से अगर गुणे 100 कर दूं तो क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू आ जाएगी। कर देता हूं, 0 से 0 काट दो और बाकी चीज़ें अगर आप चाहो तो इसको काट सकते हो। तो राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीपी आपका 930 आएगा। और कैलकुलेट आप खुद करके देख लेना यहाँ से कैसे होता है, क्योंकि अब कैलकुलेशन है ये तो आपको खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर नहीं करोगे यहाँ तो वहाँ आंसर आप गलत कर दोगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 930। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011-12 में की गई गणना के अनुसार ग्रामीण भारत के एक व्यक्ति की गरीबी रेखा में डॉट डॉट प्रतिमाह तय की गई। तो याद रखना 2011-12 में जो गांव के व्यक्ति थे ना, उनको अगर वो प्रतिमाह 816 रुपये कमा रहे हैं तो उनकी इससे कम कमा रहे हैं, 816 रुपये से कम, तो गरीबी रेखा में है। अगर इससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो गरीबी रेखा में नहीं है। 11-12 में तय किया गया था पर माह का। ये तो ग्रामीण का था। शहरी के लिए 1000 रुपये किया गया था, याद रखना ये भी। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, आओ समझते हैं। देखो बोल रहा है कि लंबाई 13 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √a² + b² + c²। यही तो फॉर्मूला होता है घनाभ के विकर्ण का, l² + b² + lbh², यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तीनों दिया है, अंडर रूट में निकाल देता हूँ। क्या दिया है, 13 का स्क्वायर करोगे लंबाई का तो 169 होगा, 11 का 121 हो जाएगा दिया है, और 20 का 400 हो जाएगा। सबको जब अपन जोड़ेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा, देखो सबको जब जोड़ोगे तो रूट में 690 आएगा। कितना आएगा, 690। अब 690 को जब आप हल करोगे ना तो ये लगभग आपका 26.27 सेंटीमीटर आएगा। तो याद रखना 26.27 सेंटीमीटर। और वर्गमूल निकालना आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको आता होगा। नहीं आता तो कमेंट करो, उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चाय बागानों को हानि पहुंचा सकती है। यानी चाय बागान जो होते हैं, दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, वहाँ पे पाए जाते हैं चाय के बड़े बड़े बागान, तो उनको नुकसान कौन पहुंचाता है। तो याद रखना कि अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान हो जाएगा ना तो चाय के बागान सूख जाएंगे, तो यही नुकसान पहुँचाएंगे। अगला है माध्यक निकालना है। ये आंकड़े दी हैं, स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। माध्यक बताना है। माध्यक होता क्या है, माध्यक या मध्यिका, माध्य मत समझ लेना इसे मध्यिका भी बोलते हैं, मीडियन इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो मीडियम निकालने के लिए सबसे पहले इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सेट करने के बाद जो बीच में आएगा, बीच वाले स्टेप को ही आंसर बता देंगे। देखो सबसे पहले अगर इसको सेट करें, सबसे छोटा कौन है, 40 है। एक सेकंड, माध्यिका के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 40 है, फिर 50 है, अब 50 के बाद 60 आ जाएगा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा क्या है, 60 के बाद आपका 68 है, 68 से बड़ा क्या है आपका यहाँ पे, तो 68 से बड़ा अगर आप देखोगे 94 है। ठीक है, 94 से बड़ा आपका 98 दिखेगा इसमें, फिर 98 से बड़ा आपका 99 दिखेगा। अब ये आपका क्रम में सेट हो गया है। अब जब क्रम में सेट हो गया है तो 3 अगर स्टेप आप इधर से निकाल दो और 3 स्टेप आगे और पीछे से निकाल दो तो बीच में जो बचा है 68, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 68। यही मध्यिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 50 kg द्रव्यमान की वस्तु द्वारा स्थितिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि 10 मीटर ऊपर उठाया जाता है। स्थितिक ऊर्जा यानी पी, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, मास, ग्रेविटेज और हाइट। रख दो इसी फार्मूले पे। तो मास कितना है, 50 kg है। ठीक है, और g की वैल्यू 10 लेना है बोला है इसने, और 10 आपका क्या दिया हुआ है, साथ में हाइट भी उठाया यानी 10 हाइट भी दी है अलग से।
तो 50 दाम 5 दाम 5000, तो 5000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा है तो एनर्जी जूल में होती है, तो आप जूल बोल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ, यहाँ लिख देता हूँ क्या लिखा है, देखो 17 की पावर लिखा है 100 प्लस 9 की पावर लिखा है कितना 19 और प्लस लिखा है 7 को 8 से डिवाइड कर रहे हो तो शेष कितना बनेगा ये पूछ रहा है। डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने का क्या तरीका होता है समझो। 8 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, 16 तक तो होगा लेकिन एक शेष बच जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ से 9 को डिवाइड करोगे इसी 8 से तो 8 एकम 8 यानी एक यहाँ शेषफल बच जाएगा। और 7 को डिवाइड करोगे 7 ही शेषफल आपका रहेगा। तो आगे कैसे बढ़ोगे, देखो आगे बढ़ने के लिए शेषफल जो आया है ना उसका आप पावर कर दोगे, तो 1 की पावर ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा, 1 की पावर ये 19 था तो 19 हो जाएगा और अगला 7 रहेगा और बटे फिर से 8 कर दो। अब देखो 1 की पावर चाहे कितना भी करो एक ही आएगा, 1 की पावर 19 है तब भी एक ही आएगा, इधर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। पावर चाहे जितना भी करो 100 की चाहे 19 की, 1 + 1 हो जाएगा। 7 साथ में है तो 7 को लिख दो बटे 8। अब फिर से इसको डिवाइड करो तो 7 2 9 हो गया, 9 बटे 8 करो तो 8 एकम 8, एक शेष बच गया। तो फाइनल आंसर क्या है, 1 आ गया आपका, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही तरीका आपको यूज़ करना है। अगला मैथ का क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो एक फैक्ट्री में 50 कर्मचारी हैं, प्रत्येक पुरुष को 95 रुपये और प्रत्येक महिला को 70 रुपये मिलते हैं। उनकी मजदूरी का योग 4100 रुपये है, तो पुरुषों की संख्या की जांच कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से अपन इसको करेंगे। देखो हम मान लेते हैं, माना पुरुषों की संख्या क्या है, x है। लेट पुरुष कितने हैं, x हैं, ठीक है। अगर पुरुष x होंगे तो महिलाएं कितनी होंगी, टोटल 50 ही तो कर्मचारी हैं, तो महिलाएं हो जाएंगी 50 - x, ठीक है। अगर पुरुष x होंगे तो पुरुष से अगर घटा दोगे 50 में से तो महिलाएं आ जाएंगी, तो महिलाएं 50 - x हो जाएंगी। अब यहाँ पे सेटिस्फाई करा लेते हैं। देखो अगर अपन इन संख्याओं को और इनकी औसत मजदूरी को अगर इंटू करें और जोड़ दें तो 4100 आना चाहिए, तो पुट कर देते हैं। देखो x के साथ 95 करोगे क्योंकि पुरुष जो है ना 95 है, तो 95 x हो जाएगा ये। और साथ में आप क्या करोगे, महिलाओं का 70 रुपये है, यानी कि 50 - x महिलाओं की संख्या है, इसमें अगर गुणे 70 कर दो और सब को जोड़ दो तो कितना आना चाहिए, 4100 आना चाहिए कुल मजदूरी का योग, यही तो बोल रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे, 95 x यहाँ है लिख दो, साथ में इसको 70 में इंटू कर लो तो ये हो जाएगा 7 × 35 यानी 3500 आ गया, और माइनस का 70 x हो जाएगा और बराबर 4100, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। तो 95 में अगर 70 चले गए तो कितना बचा, 25 x बच गया। अब इस 3500 को इधर ले जाओ तो 4100 में अगर 3500 चले गए तो केवल और केवल 600 बचे, 600 बचे तो यानी 25x बराबर 600 आ गया। अब x बराबर निकालने के लिए 600 बटे 25 कर दो, पक्षांतर कर दो, तो कितनी बार कटेगा ये, तो 25 दूनी 50 और 25 चौको 100 यानी 24, यानी x की वैल्यू 24 आ गई। यानी आप बोल सकते हो कि पुरुष 24 है। अगर पुरुष 24 हैं तो 26 महिलाएं हैं, टोटल 50 हैं, तो पुरुष की संख्या 24 आ गई और 24 ही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्रिकी है मैथ्स का, ये आओ समझते हैं क्या कह रहा है। देखो बोल रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 36 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। अच्छा शंकु होता कैसे है, शंकु इस तरह से होता है तंबू की तरह, जिसके नीचे आधार आपका गोलाकार होता है और ऊपर तंबू होता है, ठीक है। तो पूछा है वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ यानी कि आपको यहाँ की लंबाई बताना है, इतनी टोटल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, एरिया जो घेरा है ऊपर गोला को छोड़ के। लेकिन कैसे बताओगे, बताने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठ का, वो होता है πr/l। अब यहाँ पे पाई तो आपको पता है 22/7, आर भी दिया है, व्यास अगर दिया है तो इसका आधा कर दोगे आर आ जाएगा, लेकिन एल नहीं दिया है। एल होता क्या है, ये वाली लंबाई होती है एल, यानी तिर्यक ऊंचाई को अपन एल बोलते हैं, ये वाली। ये निकालने के लिए आपको क्या दिया है, ऊंचाई दिया है और साथ में व्यास यानी रेडियस निकालने के दिया है। अब रेडियस गोला का यहाँ पे होगा, अगर आपका व्यास 36 है तो रेडियस आर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये ऊंचाई ऐसे कुछ होती है, तो ऊंचाई कितनी दी है, 24 दी है, ठीक है 24। तो ये कुछ इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, पाइथागोरस के लिए आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जहाँ पे 24 आपकी ऊंचाई दी है और आर की वैल्यू यानी रेडियस 18 दिया है। अब 24 18 अगर दिया है तो आपको पता है पाइथागोरस से आप एल की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। कर्ण का बराबर लंब धन आधार का वर्ग होता है, तो आप कर दो। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और 18 का 324, दोनों को जोड़ोगे तो 900 होगा।
अब 900 का स्क्वायर रूट करोगे तो 30 आएगा, यानी कि आप बोल सकते हो एल की वैल्यू कितनी है, 30 है। कर्ण कितना है, 30 है। कर्ण 30 मिला, वैल्यू पुट कर दो पाई आर एल में, तो यही तो वक्रपृष्ठ होगा। तो 22/7, आर कितना है, 18 है, ठीक है। एल कितना है, 30 है, कर देते हैं। तो 22/7 18 × 30। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब भाई साहब सॉल्व तो आपको खुद से करना है, क्योंकि अगर सॉल्व अभी नहीं करोगे तो बाद में फंस जाओगे। तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ, सॉल्व करके क्रॉस चेक जरूर करना, ये आपके लिए होमवर्क है। 1697.14 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से ही है, और ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, थोड़ा समझते हैं। देखो बोल क्या रहा है कि एक हवाई जहाज़ ज़मीन से 1 बिंदु से 20 मीटर की ऊंचाई के साथ 1 pm पर उड़ान भरता है। ज़मीन पर हवाई जहाज़ के ठीक नीचे बिंदु से 20√3 मीटर दूर एक अन्य बिंदु से हवाई जहाज़ का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी थीटा की वैल्यू ज्ञात करने को बोल रहा है। ये ज्ञात करने के लिए आपको फिगर बनाना आना चाहिए, किस तरह से डायग्राम अपन तैयार करेंगे। अगर हवाई जहाज़ ऊपर उड़ रहा है तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसकी ऊंचाई, एक सेकंड, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, इस तरह से उड़ेगा। यानी ज़मीन से अगर देखोगे तो 20 मीटर क्या होगी, ये ऊंचाई हो जाएगी हवाई की, और साथ में ज़मीन से कितना दूर है, 20√3 मीटर दूर है। तो ये आपकी लंबाई क्या हो जाएगी, आधार 20√3 हो जाएगा, ठीक है। 20√3 समझ गए। अभी आपका एक कर्ण हो जाता है, ठीक है। अब थीटा निकालना है, यानी कि उन्नयन कोण कुछ इसी तरह होगा। अगर यहाँ पे आपका हवाई जहाज उड़ रहा है तो उन्नयन कोण यहाँ पे आएगा इतनी दूर 20√3 पे, तो यहाँ पे वैल्यू आपको निकालना है। tan थीटा लगा डालो, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, सबको पता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। लंब कितना है, 20 है, ठीक है, परपेंडिकुलर, और बेस कितना है, 20√3 है, ठीक। अब 20 से 20 क्या है, कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या बचा, आप कहोगे 1√3 बचा। अब आपको पता होना चाहिए tan थीटा पे किसकी वैल्यू, कितने डिग्री की वैल्यू 1√3 होती है। तो आप बोलोगे अगर थीटा की जगह अपन रख दें 30 डिग्री, तो आप कहोगे tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण 30 डिग्री, और 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्योमेट्री से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा है, समझते हैं क्या बोल रहा है। देखो बोल रहा है कि ADF एक का त्रिभुज है जिसमें MN जो है ना क्रमशः DE और DF के स्थिर बिंदु हैं, MN EF के समांतर है। MN EF ये जो आपका रेशियो है, यहाँ पे रेशियो लगा लेना, MN EF का रेशियो है 2:5 है। DE की वैल्यू 60 दी है, तो ME की वैल्यू निकालना है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप फिगर बनाना सीखो। मान लो ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है जिसका आपका यहाँ पे एक्चुअल में DEF होना चाहिए, एंगल DEF। ये D है, ये E है, और ये F, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे M और N जो है ना DE और DF पर बिंदु हैं। अब DE ये है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, M आ जाएगा मध्य बिंदु, और साथ में DF जो है ना यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। इस तरह से MN आ गए। अब इसके बाद कुछ यहाँ पे लंबाई वगैरह दी है, और साथ में बोला है कि MN जो है ना ये समानांतर है किसके, EF के, कर दिया मैंने। और MN और EF के रेशियो में वैल्यू भी दी हुई है 2:5। तो यहाँ से चीज़ें अपन इजीली निकाल सकते हैं। जब कभी भी आपका किसी भी ट्रायंगल में दो आपकी भुजाएं जो है ना, पैरेलल भुजाएं समानांतर हैं, और साथ में इनका रेशियो भी आपका इक्वल हो जा रहा है, क्योंकि समानांतर है तो ये इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं अपन समरूप त्रिभुज। अगर थोड़ा सा पढ़े होंगे तो सिमिलर ट्रायंगल बोलते हैं। यानी कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका है DMN और DEF, यानी ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। जब कभी भी सिमिलर होते हैं तो इनकी भुजाओं का, यानी सामने वाली भुजाओं का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल हो जाता है। यानी कि आप बोल सकते हो इनकी सामने की यानी रिस्पेक्टिबल भुजाएं कौन कौन सी होंगी। देखो DM/DE, ठीक है, DM/DE इक्वल हो जाएगा आपका DN/DN, ठीक है, ये DN है, DN/ आपका DF हो जाएगा। और साथ में लास्ट वाली तो आपको मिल ही रही M1/EF जो समानांतर है, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू पुट करके सब निकाल सकते हो। यानी कि आप बोल सकते हो ये DM जो है और DE का जो रेशियो है ना, ये इस वाले DN और DF के क्या है, इक्वल है। और साथ में ये दोनों तो आपको दिख ही रहा है, समानांतर है, इक्वल है। अब यहाँ पे जो दी हुई है वैल्यू रख दो। निकालना है क्या है अपन को, ME निकालना है। तो ME वाले को फाइंड कर लो, ME कहाँ है। तो ME देखोगे आप है ही नहीं कहीं, लेकिन ME कब निकल सकता है, जब आपको DE पता हो। DE पता हो तो आप ME निकाल सकते हो। और D की
लंबाई दी नहीं है, लेकिन DE दी हुई है, ठीक है। DE दी हुई है यानी DM आपको पता होना चाहिए। DM पता चल जाएगा तो उससे घटा के निकाल लोगे। तो कौन कौन सा उठा लूँ, तो अपन उठा लेते हैं कौन कौन सा, एक DM वाला उठा लेते हैं। तो DM/DE की वैल्यू कितनी दी है 60, तो 60 रख देते हैं, ठीक है, बराबर। अब इधर से अपन उठा लेते हैं जिसका रेशियो दिया है, MN और EF का रेशियो दिया है, यानी लास्ट वाले को उठा लेते हैं, 2:5 रेशियो दिया हुआ है। अब यहाँ से DM इजीली निकाल पाओगे। देखो DM बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप इसको इधर ले जाओगे 120 हो जाएगा, 120/5 यानी 24, तो 24 क्या आ गया, DM आ गया। अब आपको पता है जो DM 24 यहाँ पे आया है ना, DE टोटल में से घटाने से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ME मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, 60 क्या है, DE है, और 24 अगर घटा दो 60 में से तो आपको कितना मिलता है, 36 मिलता है। और 36 जो है ना, ये हो जाएगा क्या आपका ME। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर 36 ये है और 24 DM दिया है, दोनों को जोड़ोगे तो DE के बराबर होगा पूरी लंबाई के, और DE 60 दिया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हो तो रिवाइज करके इसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था, यानी दिल्ली सल्तनत में कौन नहीं था। तो यहाँ पे सुर कोई ऐसा राजवंश मिला ही नहीं दिल्ली सल्तनत में, जबकि लोधी था, खिलजी था, दास मतलब गुलाम वंश, ये सब थे। तो सुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का जनक कौन है। तो प्रकाश के तरंग का सिद्धांत जो क्रिश्चियन हाइगेंस ने दिया था, तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कई विद्वानों का तर्क है कि टाइग्रिस यूफ्रेट घाटी जो है ना, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे, टाइग्रिस जो है नदी है ईरान पे, ठीक है। तो ईरान के लोग, वहाँ के जो लोग हैं ना, घाटी है, मेसोपोटामिया सभ्यता को नाम क्या दिए थे, तो याद रखना मेसोपोटामिया सभ्यता को इन लोगों ने मोलुहा बोला था, तो मेलुहा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये बताना है। अब ये यहाँ पे प्रश्न चिन्ह में क्या आएगा, इसको निकालने के लिए डिफरेंस पता होना चाहिए, हो क्या रहा है ये पता होना चाहिए। लिख देता हूँ, देखो 2 है, फिर 10 है, फिर 26 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 82 है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो 2 कैसे बनता है, 2 बनता है 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आगे बढ़ेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 10, 3 त्रिकाएँ 9 1 10, फिर 1 के बाद 3 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 25 1 26 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर देखो 1 से 3 का स्क्वायर फिर 5, यानी अगला 7 का स्क्वायर होना चाहिए, 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50, यानी यहाँ पे 50 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखो, जब उत्पाद मूल्य में 12% की कमी की गई तो बिक्री की संख्या में 24% की वृद्धि हुई, तो प्रतिशत में कुल राजस्व का कितना प्रभाव रहा ये बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो सबसे पहले मान लो 100 रुपये क्या था आपका, 100 दोनों था, यानी 100 रुपये का आपका बिक्री होती थी। मान लो 100 कीमत थी और 100 ही सामान बिक्री होता था, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इनका जब आप इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, इनका टोटल वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10,000, ठीक है। लेट सपोज मैंने मान लिया कि 100 ही आपका उत्पाद था और 100 ही मूल्य था, तब आपकी वैल्यू क्या बन रही थी, 10,000 बन रही थी, ठीक है। अब कह रहा है कि 12% की उत्पाद मूल्य में कमी की गई, यानी इस 100 जो उत्पाद था ना, इस पे आपका 12% कमी की गई, यानी उत्पाद मूल्य में अगर 12% कमी करोगे तो कितना होगा, 88 बचेगा। 100 में से अगर चला गया 12 तो 88 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से 24% की वृद्धि हुई बिक्री में, तो अब बिक्री पहले 100 थी, अब 24 बढ़ गया, यानी 100 से 24 बढ़ा तो 124 हो गया। अब दोनों को अगर इंटू कर लोगे तो रिस्पेक्ट में आ जाएगी वैल्यू, और 124 गुणे 88 करोगे तब आएगा आपका कितना, करके देखना, ये आपका आएगा 10,912। कितना आएगा, 10,912। यानी कि पहले जो आपका टोटल वैल्यू होती थी 10,000 होती थी, अब कितनी हो गई, 10,912 हो गई। परसेंट में निकाल दो, यानी बढ़ी है तो दिख रहा है कितनी बढ़ी है, देखो 912 बढ़ी है कितने में से, 10,000 में से, ठीक है। और परसेंट के लिए गुणे 100 कर दो, 2 जीरो काट दो, और यहाँ पे 2 जीरो बचे, यानी कि आप 9.12 बस बोल सकते हो निकाल के, यानी 9.12 की क्या हुई, वृद्धि हुई है राजस्व में, ठीक है। यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट किसके लिए एक उपकरण है। थर्मोस्टेट याद रखना तापमान का विनिमय होता है, यानी थर्मोस्टेट एक ऐसा थर्मस होता है जिसमें अगर आप चाय या पानी रख दो तो जिस अवस्था में गर्म है तो गर्म रहेगा, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, ठीक है। तो वही तापमान का विनिमय कहलाता है थर्मोस्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि दो कथन और निष्कर्ष वाले हैं। सबसे पहले अपन कथन में इसके आ जाते हैं और कथन वेन डायग्राम के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहा कुछ आलू प्याज हैं, ये यहाँ पे मैंने आलू बना दिया है और कुछ आलू क्या है, प्याज हैं। तो कुछ के लिए क्या करोगे, दोनों को थोड़ा थोड़ा टच कराओगे इस तरह से। फिर कुछ प्याज टमाटर हैं, तो ये प्याज है और प्याज में अपन टमाटर कर दिए। ठीक है, कुछ प्याज टमाटर है। अब बोल क्या रहा निष्कर्ष, देखो पहला निष्कर्ष है कुछ टमाटर आलू हैं। कुछ टमाटर आलू यहाँ से तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ से अगर एक बनाओ तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। ठीक है, इसलिए आप इसको काट दो। नेक्स्ट है कोई टमाटर आलू नहीं है। ठीक है, अब कोई टमाटर आलू नहीं है। देखो जब कभी भी दो कथन आपके यहाँ पे आ जाएं और दोनों एक दूसरे का विरोध करें, ये कह रहा कुछ टमाटर आलू हैं, ये कह रहा कोई टमाटर आलू नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में से एक बात तो सही होगी, या तो कुछ टमाटर आलू हैं या कुछ टमाटर आलू नहीं है। तो दो में से एक तो सही होगा ही होगा, है ना, है या फिर नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो निष्कर्ष ए या तो निष्कर्ष दो, यानी या तो एक अनुसरण करता है या तो दो में से कोई ना कोई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। देखो कम से जब सबसे कम रिएक्टिव क्या होता है, सोना होता है, चांदी होता है। तो सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ क्रियाएं नहीं करती हैं, अभिक्रियाएं जल्दी नहीं करती। तो इसीलिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना आपका क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चांदी जो है नहीं करेगा, जबकि लेड है, लेड करता तो नहीं लेकिन हाई टेम्परेचर पे मोल्टन स्टेट में कर लेगा। तो चांदी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आपका किसका आ गया है, मैथ्स का आ गया है। समझते हैं। देखो बोल रहा है कि 16,400 रुपये पर एक वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितना होगा। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको CI निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है कैलकुलेट करके। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तो आप खुद से करोगे, कोई आपको बताने आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। बोल रहा है कि मांसपेशियों में विशेष प्रोटीन होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो मसल्स जो अपनी होती हैं वहाँ पे हमेशा संकुचित प्रोटीन होता है। क्या होता है, संकुचित। ये प्रा लिखा है लेकिन ये संकुचित प्रोटीन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल डॉट डॉट होते हैं। न्यूलैंड जो अपने अष्टक नियम के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बताया था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं। तो 56 इन्होंने माना है न्यूलैंड ने, याद रखना। नेक्स्ट है एस्कार्बिक एसिड को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। एस्कार्बिक एसिड यानी विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कार्बिक एसिड बोलते हैं। तो विटामिन सी राइट आंसर होगा। जिस तरह से विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हैं रासायनिक नाम विटामिन के, ये जरूर आप याद करके जाना। ठीक, नेक्स्ट आपका कथन और निष्कर्ष वाला है। सबसे पहले अपन कथन को पढ़ते हैं, प्रश्न क्या है, फिर तर्क को समझते हैं। देखो प्रश्न बोल रहा है क्या बच्चों को समझदारी से इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखाया जाना चाहिए, ये प्रश्न है। अब इसका तर्क समझना। हाँ, इस तरह से वो जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करना सीख पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ये प्रश्न का उत्तर अच्छे तरीके से दे रहा है। ठीक है, दूसरा नहीं, वे खुद खोज कर बहुत कुछ सीखेंगे, ये गलत है। खुद खोज के नहीं, केवल आपका जो तर्क है एक सही बैठ रहा है इसके लिए, समझदारी सिखाने के लिए। यानी इसका राइट आंसर होगा केवल तर्क एक सबल है। ठीक है, केवल तर्क एक आपका सबल है। अगला है कि जनवरी 2024 में अटल सेतु का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो अटल सेतु जो है ना, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है इसी साल, याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। समझते हैं क्या बोल रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपन डायग्राम बना के इसको करना स्टार्ट करेंगे। देखो बोल क्या रहा है सबसे पहले कि रेवती जो है सुजीत की बहन है। तो बना लेता हूँ, ये हो गई आपकी कौन, रेवती। रेवती, ठीक है। ये बहन किसकी है, माइनस से बहन को दर्शाएंगे। अगर फीमेल है तो माइनस से और मेल है तो पुरुष। तो बहन है किसकी है, सुजीत की। किसकी है, सुजीत, लिख दिया। ठीक है, बहन लिख देता हूँ, बहन। अब आगे बोल रहा प्रांजल की माँ की शादी सुजीत से हुई है। यानी कि आप बोल सकते हो कि प्रांजल की माँ की शादी अगर सुजीत से हुई है तो प्रांजल कौन होगी, सुजीत की। सिंपल सी बात है कि सुजीत की बेटी हो जाएगी प्रांजल। तो आप इस तरह से बना सकते हो कि सुजीत की ये कौन है, बेटी है कौन, प्रांजल। ठीक है, प्रांजल कौन है, माइनस से करोगे इसे, बेटी है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है।
और फिर कह रहा है आगे कि भविता का एक पुत्र और पुत्री है, लेकिन लास्ट में पूछा क्या है, रेवती और रम्या का पूछा, इसलिए अपन रम्या को उठाते हैं। रम्या यहाँ है, लेकिन लोपा प्रांजल की बहन है। लोपा प्रांजल की बहन, ये प्रांजल है, प्रांजल की एक और बहन है कौन, लोपा है। ये दोनों बहनें हैं। अब बोल रहा है कि लोपा रम्या की पुत्री है। अब रम्या कौन है, इसकी माँ है। अगर रम्या माँ है किसकी, लोपा की, ठीक है, तो सीधी सी बात है रेवती और रम्या का क्या रिश्ता हो जाएगा। ये यहाँ पे अगर देखो तो लोपा है, लोपा आपकी सुजीत और आपकी रेवती की क्या हो जाएगी, रेवती की बहन हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से रिश्ता निकालो रेवती और रम्या का, तो आपको सिंपल सा रिश्ता निकलेगा कि पति की बहन। तो पति की बहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो कि रेवती जो है ना, रम्या की कौन है, ननद है, पति की बहन, ठीक है। तो खुद से बना के देखना, अगर नहीं बन रहा है तो अपन दोबारा भी करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब 10, जब कभी भी सम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें और प्रथम की बात करें स्टार्टिंग से, तो हमेशा आपको क्या करना है, n+1 ही आंसर होगा। क्या होगा, n+1, यानी 11 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि वृषण द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है। तो वृषण से हमेशा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से है। कागज का संबंध गोंद से है, तो ईंट का किससे होगा, कागज को चिपकाते हैं गोंद से, तो ईंट किससे चिपकेगा, तो ईंट हमेशा गारा से चिपका है। जो मिट्टी का गारा बनता है ना, सीमेंट वगैरह का, तो ईंट गारा से चिपकेगा, कागज गोंद से। नेक्स्ट हल करने वाला है। अब इसका आंसर तो आपको खुद ही बताना है, कैसे सॉल्व करोगे, बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास जो आपका सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ऑफ यानी का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास रूल लगा के इसका भी आंसर आप बताना, 59 का भी आंसर आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समकोण वाला है। क्या बोल रहा है, समझो, देखो बोल रहा है कि OPQ त्रिभुज है जहाँ पे P समकोण है, तो OP दिया है, OQ माइनस PQ दिया है, तो साइन Q प्लस कॉस Q बताना है, ठीक है। साइन P प्लस Q प्लस कॉस Q बताना है। तो ये भी सिंपल ही है। आप क्या करोगे, देखो कौन समकोण पे है, तो आप देखोगे OPQ में ये आपका P जो है समकोण पे है और OP की वैल्यू 7 दी हुई है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सब फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उस वैल्यूज़ को पुट करोगे। आपको पता है कि अगर OQ निकालना है तो कर्ण का वर्ग बराबर होता क्या है, OQ, तो OQ स्क्वायर होता है आपका OP स्क्वायर धन PQ स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यहाँ से आप फाइंड कर लेना OQ। जब फाइंड हो जाएगा तो साइन Q और कॉस Q तो इजीली निकाल पाओगे। अगर PQ और OQ फाइंड हो गया तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस का आधार बटे कर्ण। ये दोनों रख के और आपको आंसर बताना है इसका। तो ये भी आपको होमवर्क ही देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आशा करता हूँ बन ही जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान घनत्व या उसके डॉट डॉट को परिभाषित करता है। तो किसी पदार्थ का जो घनत्व होता है ना, घनत्व होता क्या है, तो घनत्व का फार्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम m/v, यही होता है घनत्व। यानी कि आप बोल सकते हो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर घनत्व की परिभाषा कोई आपसे पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि डॉक्टर DK हरी और DK हेमा हरी द्वारा लिखित पुस्तक है एक श्री राम इन तमिलगम इन इंस्पिरेशन बॉन्ड किसके द्वारा जारी की गई है। तो याद रखना, तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि, इन्होंने ये पुस्तक लॉन्च की है, श्री राम इन तमिलगम। लेखक कौन है, तो युगल हैं, डॉक्टर DK हरी और डॉक्टर DK हेमा हरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है कि श्रेणी को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प बताना। ये आपकी सीरीज है, सही विकल्प आपको बताना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है। तो ध्यान से कर देखो, तो E से F हो रहा है, F से अगले में G हो रहा है, G से H हो रहा है, H से अगला I होना चाहिए, I आएगा, फिर H से G हो रहा है, यानी कि आपका क्या हो रहा है, IJ 2 बढ़ रहा है, फिर J से KL 2 बढ़ रहा है, फिर L से MN 2 बढ़ रहा है, अगला जो है N से OP यानी 2 बढ़ना चाहिए, तो IP, तो IP केवल नंबर ऑप्शन नंबर 2 में ही मिल रहा है, तो IPQ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे रखा है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक जो है ना और लघुत्तम समावर्त जो है ना 5 और 150 है, तो इनमें से एक संख्या 30 है, दूसरी बताओ। इसका सिंपल सा तरीका है निकालने का कि संख्याओं का गुणनफल हमेशा संख्याओं के LCM और HCF के बराबर होता है। गुणनफल कितना है, तो आप बोलोगे गुणनफल है इनका
गुणनफल नहीं दिया है, लेकिन अपन क्या करें, एक संख्या दी हुई है, ठीक है। मान लो ए संख्या 30 है और बी दूसरी संख्या आपको निकालनी है, तो इंटू बी। एलसीएम एचसीएफ दिया है 5 आपका एचसीएफ है और एलसीएम 150 है, कर दिए। अब बी निकालने के लिए क्या करोगे, तो 5 गुणे 150 रहने दो और 30 को नीचे लाओ तो बी आ जाएगा। 30 पंचे 150 यानी 25 यानी 25 जो है दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी। तो ये था आज का पूरा प्रैक्टिस सेगमेंट। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और साथ में ये भी बताना, जो मैंने 2-3 क्वेश्चन के आंसर आपसे पूछे हैं उनका आंसर निकाल के आप ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।